नमस्कार, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं एन वर्ल्ड। इस वक्त मौजूद है गुरौल प्रखंड के बेलवर गांव में, जहां पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तरफ से एक डेलीगेट्स आए हुए हैं और वो डेलीगेट्स पब्लिक के बीच जय भारत सत्याग्रह के तहत वो जनसंपर्क कर रहे हैं। जानेंगे क्या वजह है जनसंपर्क करने का और वो तमाम बातें जो इन दिनों कांग्रेस पार्टी को लेकर ये चर्चा में है, हम जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रदेश कमेटी के डेलीगेट्स मेंबर है राकेश चौहान जी। राकेश सर, ये बताइएगा, अभी जो आप जय भारत सत्याग्रह के तहत जो आप जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या वजह है? हम लोगों के बीच यही जा रहे हैं। इसका चूंकि जय भारत सत्याग्रह हमारा एक कार्यक्रम का नाम है जो पूरे देश में चल रही है। उसी के तहत आज हमें गुरौल प्रखंड में है एक प्रभारी के नाते। इसका उद्देश्य यही है कि जो भारत वर्तमान सरकार द्वारा जो इस देश की लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाओं को गलत तरीके से कुचला जा रहा है और लोगों के बीच एक सेंटिमेंटल मैसेज छोड़कर लोगों के बीच धर्म नामक सेंटिमेंटल मैसेज छोड़कर गरीबों के बीच 40 किलो 50 किलो अनाज देकर जिस प्रकार से इस देश को चंद पूंजीपतियों के माध्यम से लूटा जा रहा है और इस देश को महंगाई की चरम सीमा में झोंका जा रहा है और उस महंगाई को और उस बेरोजगारी की पर्दाफाश करने में जो हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने जो अहम भूमिका निभाई, या यूं कहें पिछले 8 साल के अंदर जो मोदी सरकार की जितनी भी अलाभकारी योजनाएं या अलाभकारी बेसिर पैर की घोषणाएं जैसे नोटबंदी, उसका विरोध श्री राहुल गांधी जी ने ही किया था। जीएसटी, जिसका विरोध श्री राहुल गांधी जी ने ही किया था। या देश की जितनी भी हमारी लाभकारी संस्थाएं, एयरपोर्ट हो, हमारी जो दूरसंचार का हो, ये हो, रेलवे हो, जितनी भी तमाम हमारी संस्थाएं हैं, उनको औने पौने दाम पर अपने परम मित्र गौतम अडानी के हाथों जो बेच रहे हैं, उसका भी विरोध सिर्फ और सिर्फ इस देश के ऑपोजिशन का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी ही कर रहे हैं। क्योंकि आज से कुछ दिन पहले आपने देखा कि पार्लियामेंट में राहुल जी ने सिर्फ एक सवाल किया कि आदरणीय मोदी जी, आप बताओ कि आपका अडानी के साथ क्या रिश्ता है। बस इतना ही छोटा प्रश्न था जो मोदी जी को मिर्ची लगा, क्योंकि मोदी जी जानते थे कि हमारी कलई अब खुलने वाली है और इस कलई को राहुल गांधी ही खोलेगा। अभी जो सरकार है, वर्तमान में जो केंद्र की सरकार है, जब उन पे कोई भी सवाल पूछता है, चाहे वो पत्रकार सवाल करे या कोई नेता सवाल करे, तो उनको तो जेल जाना तय है, ऐसा देखा गया है। और इस दौर में जितना पत्रकारों की हत्या हुआ है उतना किसी और सरकार में नहीं हुई है। आप इसे कितना सहमत हैं? बिल्कुल हम सहमत हैं। हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र में भारत के लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, जिसमें एक हमारा स्तंभ आप है, मीडिया है। और जब मीडिया को ही कुचल दिया जाएगा, विधायिका को तो कुचला जा रहा है पार्लियामेंट और असेंबली में, कार्यपालिका को उनको डरा धमका कर अपने अधीन किया जा रहा है। और चूंकि हम न्यायपालिका पर प्रश्न खड़ा नहीं करेंगे, चूंकि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन जो अभी हमारा जो रवैया है, जो चल रहा है जिस ढंग से, तो कहीं ना कहीं कुछ शक के घेरे में आ जा रहा है। और उसके बाद जो मीडिया इस देश की जो, चूंकि मीडिया जो स्तंभ है चौथी, इसका गठन ही इसलिए हुआ था कि इन तीनों स्तंभ, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की अच्छी बातें को लोगों तक पहुंचाना या इनकी बुरी बातों को लोगों तक पहुंचाना, प्रकाशित करना, ये मीडिया का काम है। तो मोदी जी को पता है। सर, एक और सवाल, बहुत अहम सवाल है। सवाल ये है कि जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की है, तो उसमें देश उनके साथ खड़ा हो गया, तो उसी का ये प्रतिफल है कि उनकी सदस्यता रद्द हुई है या फिर कुछ और राजनीति? जी बिल्कुल। जैसे मैं बोलना ही चाह रहा था कि शुरुआत तो दर्द वहीं से है। भारत जोड़ो यात्रा में जो बिन बुलाए, जो लाखों की भीड़ राहुल जी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3800 किलोमीटर चली, वो कड़ाके की ठंड में, तपती धूप में, झमझमाती बारिश में,
और वह भीड़, जब राहुल गांधी भींग रहे थे तो वह भीड़ भींग रही थी, राहुल गांधी जल रहे थे तो भीड़ जल रही थी, राहुल गांधी ठिठुर रहे थे तो भीड़ ठिठुर रही थी। वह मोदी सरकार को पचा नहीं। उसे लगा कि अब जो है हमारा दिन दुर्दिन होने वाला है। शुरुआत तो मेन वही है, मुख्य मुद्दा वही है। उनकी पदयात्रा में उमड़ी जनसैलाब और उनको मिला समर्थन, मेन वही काल है। और उसके बाद दूसरा काल, चूंकि अब देखें कि राहुल जी के पास एक बहुत बड़ा जनसैलाब चल रहा है। अब जिस राहुल गांधी जी को की छवि को खराब करने के लिए लाखों करोड़ों रुपया अपने 2 रुपये के ट्रोल आर्मी से इन्होंने खर्च किया, लाखों बर्बाद किया, उस राहुल गांधी ने 2 मिनट में 5 महीने में यह बता दिया कि वह देश के जन का, हर जन का, नौजवानों का, बुजुर्ग महिलाओं का, माताओं का, सबों का चहेता हो गया। सर एक और सवाल आता है, जो मतलब देशभक्त रहे हैं, जिनके परिवार देशभक्त रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, आज वो लोग देशद्रोही हो रहे हैं। अगर वो विरोध करते हैं वर्तमान सरकार का, अगर वो विरोध करते हैं तो वो देशद्रोही हो गए। अगर आम जनता अगर वर्तमान सरकार का अगर विरोध करती है, सिलेंडर के जिस हिसाब से भाव बढ़ रहे हैं, अगर उसका वो विरोध करते हैं तो वो देशद्रोही हो गए। तो फिर देशभक्त कौन है? यही तो सोचना है, और यही तो लोगों को सोचना है कि जो व्यक्ति जिसका 4 पीढ़ी, 3 पीढ़ी इस देश का नेतृत्व किया, उसके जिसके परनाना स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, जिन्होंने अंग्रेजों के समय जेल में भी रहकर कि आज़ादी के 20 बरस बाद इस देश का परिदृश्य क्या होगा, इस देश की स्थिति क्या होगी, परिस्थिति क्या होगी, तो उन्होंने जेल में भी रहकर इस देश के लिए ही सोचा और डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उनकी दादी इस देश के लिए अपनी खून बहा दी, शहीद हो गए। उनके पिताजी जो आज आप इसको लेकर खड़े हैं, या आज जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रहा है, जिससे कुछ जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो नागपुर से चल रहा है और बीजेपी आईटी सेल से जो चल रहा है, जो इतिहास को बदला जा रहा है, उसे आज के जो हमारे नौजवान हैं, आज के जो हमारे बच्चे हैं, जो भी है, वो पढ़ते कम है, लाइब्रेरी जाते कम है और उस यूनिवर्सिटी पर भरोसा कर रहे हैं। तो आज उसी राजीव गांधी जी का देन है, सूचना क्रांतिकारी के जनक थे, जिन्होंने यह मुहैया कराया था। उनकी हत्या कर दी गई, वो शहीद हुए उनके पुत्र के साथ, और उनके पुत्र को आप देशद्रोही ठहरा रहे हो, जो अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर, जिसने प्रधानमंत्री पद को त्याग दिया। 2008 में 9 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि राहुल जी आप इस देश की सत्ता को संभालो, तो राहुल जी ने कहा नहीं, मुझे नहीं संभालना है, मुझे इस देश की लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस देश की आवाज़ बनना है, इस देश की गरीबों का आवाज़ बनना है, इस देश के बेरोजगार नौजवानों का आवाज़ बनना है। उन सुख सुविधा, उसके बावजूद सारी चकाचौंध घर की सारी सुविधाओं को त्याग कर जो व्यक्ति इतना संघर्ष कर रहा है निस्वार्थ, उस व्यक्ति को आप देशद्रोही कर रहे हो। और उसके पूर्वजों का इस देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है, जबकि आपके पूर्वज माफ़ी लिखते थे, आपके पूर्वज माफ़ी मांगते थे जेलों में रहकर कि देश की आज़ादी में मुझे अंग्रेज द्वारा प्रताड़ित न होना हो, तो माफ़ीनामा लिखते थे कि हे अंग्रेज, हे मालिक, आप मुझे माफ़ी दे दो, आप जो कहोगे मैं करूंगा, इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों का मुखबिरी भी मैं करूंगा। एक आखिरी सवाल बिहार से है, बिहार की राजनीति से है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, शराब के नाम पर ताड़ी बेचने वाले को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, बिहार की पुलिस करती है। सर ये जुल्म है या फिर ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है? देखिए, जो कानून है, शराबबंदी तो ठीक है और इससे हम इनकार भी नहीं करते हैं, चूँकि हम कांग्रेसी हैं, तो हम कांग्रेसियों का संस्कार रहा है सत्य बोलना, चाहे अगर हमारी सरकार ही क्यों ना हो, अगर गलत कर रही है तो हम सत्य बोलेंगे, ये हमें शिक्षा दी जाती है पार्टी में। तो शराबबंदी ठीक है, लेकिन ये सरकार द्वारा इसको दिया गया, सभी लोगों इस कानून बनाया गया, लेकिन जो हमारे निचले स्तर के जो इससे जुड़े पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी है, जो यह पूर्णतः बंद नहीं है। और रही बात ताड़ी की, तो ताड़ी के बारे में भी यदि इस पर पुलिस सख्ती अपनाती है तो ये गलत है, क्योंकि ये गरीब गुरबा है। तार अब ऐसा कोई नशीला चीज़ है नहीं कि इससे आदमी जो है मर रहा है या इससे समाज बिगड़ रहा है, एक फल का रस है,
लोग पी रहा है या इससे रोजी रोटी भी गरीबों की चल रही है। तो मेरे ख्याल से मेरा अपना विचार है, व्यक्तिगत विचार है कि यह प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा सख्ती नहीं बरतनी चाहिए प्रशासन को। सर, सरकार किसी की भी रही हो, देश में रही हो, बिहार में रही हो, सरकार किसी की भी रही हो, दलित पे अत्याचार कमे नहीं है, बढ़ते ही गए हैं। कभी छुपा दिया गया, कभी दबा दिया गया, लेकिन इन दिनों बिहार में भी और देश में भी दलितों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, देखने को मिला है। घोड़ी चढ़ने पे उनकी हत्या कर दी जाती है, वो जयपुर और बहुत सारे जगह पे है। बच्चे अगर स्कूल से पानी पी लेते हैं तो उनके साथ इस तरह से जो दुर्व्यवहार किया जाता है। सर, ये कब तक हमारा समाज बदलेगा? देखिए, इसके लिए हम समाज के लोगों की मानसिकता को बदलना होगा। इसमें सरकार तो दोषी है ही, जहां सरकार प्रोटेक्शन दे रही है, सुरक्षा दे रही है, यदि अत्याचारियों को, तांडवकारियों को यदि सरकार सुरक्षा दे रही है तब सरकार दोषी है। यदि सुरक्षा नहीं दे रही है तो समाज में इस तरह का जो वैमनस्यता है, चूँकि हर जाति में कट्टरपंथी लोग हैं। आप कहें जैसे समाज को बांटा गया, बाबा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में भी लिखा था कि आर्थिक और शैक्षणिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं वो बैकवर्ड है और आर्थिक और शैक्षणिक रूप से जो मजबूत लोग हैं वो फॉरवर्ड है। लेकिन हमारे देश के राजनीतिज्ञों ने क्या कर दिया, बैकवर्ड मीन्स छोट जात, फॉरवर्ड मीन्स उच्च जात। तो यहाँ उन लोगों ने बिखराव शुरू किया और करते करते अब बैकवर्ड फॉरवर्ड के बाद भी अब बैकवर्ड में भी कई एक वर्ग हो गया जो कहा कि ये फलाने जाति का है, हम फलाने जाति के हैं। फॉरवर्ड में भी हो गया अपनी वर्चस्वता दिखाने के लिए फलाने जाति का है। उसी प्रकार जैसे बीजेपी ने देश को हिंदू और मुस्लिम में बांट दिया, तो हिंदू में भी सब कट्टरपंथी नहीं है, मुस्लिम में भी सब कट्टरपंथी नहीं है। इन विवादों को जो जन्म देने वाले होते हैं वो हर जाति के कट्टरपंथी है, जो बिल्कुल निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसी बात नहीं है कि सभी लोग, सभी सवर्ण हो, दलितों पिछड़ों के बारे में गलत सोचते हो, सभी पिछड़े और सभी दलित सवर्णों के बारे में गलत सोचते हो, ऐसा कहीं नहीं। अगर ऐसा होता तो हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह सबसे पहले दलितों को देवघर मंदिर में प्रवेश करने का अवसर दिया था और जमींदारी प्रथा को भी खत्म करने का काम किया था। तो ये सब चीज़ है, इसमें हमको अपनी विकृतियां जो हमारे दिमाग में, हमारे जेहन में घुसा है, इस विकृति को हमें दूर करना होगा। इसके लिए समाज को खुद ठीक करना होगा और आपस में मिलना होगा। और सरकार तब दोषी होगी जब सरकार उसको, जैसे यूपी में बहुत सारे जगह है, आपने देखा होगा कि बहुत जगह कहता है कि जय श्री राम बोलो, नहीं बोलने पर उनके साथ जी किया जाता है। नहीं, और हम हिंदू हैं तो आप जय श्री राम बोलने के लिए बोलते हो और वह दलित है तो उसको आप दरवाजा नहीं लगाने देते हो, क्यों? तो वह हिंदू नहीं है। तुम जय श्री राम बोलने के लिए, वोट के लिए, उस समय तुम्हारे साथ वह हिंदू है और जब वो अपने हक हकूक, अपने मान सम्मान के लिए वो चल रहा है तो वह दलित हो गया। और यदि उस ढंग से अगर उनके साथ प्रताड़ना किया जाता है, उनको पीटा जाता है, मारा जाता है, तो वहाँ की प्रशासन, वहाँ की सरकार उनको समर्थन देती है, जो बिल्कुल निंदनीय। और भाजपा की यही नैरेटिव है जो पूरे देश में फैलाया जाता है। कैसे? जैसे कि उत्तर और मध्य बिहार में गाय को माय कहते हैं कि गौ, जय गौ माता, गाय हमारी माय है। नॉर्थ ईस्ट और साउथ में जहाँ उनकी गवर्नमेंट है, वहाँ अगर गौ का मांस कम रहा है, अगर गोवा में, तो कर्नाटका से पूरा किया जाता है, कर्नाटक में कम किया जाता होगा। तो समझना तो हम लोगों को है कि यह दोहरी नीति की दोगली सरकार जो यहाँ गाय को माय कह रही है और वहाँ गाय को कटवाकर बीफ सप्लाई कर रही है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार है, 8 साल में विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र बीफ का भारत है। तो ये तो सोचने वाली बात है। तो उसी प्रकार से सभी वर्ग के लोगों को सोचना है कि भैया एक दूसरे को लड़ा रहे हो, तुम क्षत्रिय हो, राजपूत हो, तो राजपूत को कहा जा रहा है क्या, तो चलिए सब, अरे तुमको लठैत बनना जा रहा है, कहीं तुमको पीटा जा रहा है। आप दलित हो तो उस समय बोलता है कि बोलो जय श्री राम, हम लोग हिंदू हैं, एक है। और जब तुम्हारे मान सम्मान की बात हो तो तुम्हें पीटा जाता। तो समझना तो हम लोगों को है ना, हम दलितों को समझना है, हम सवर्णों को समझना है, समाज के हम हर वर्गों को समझना है। बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे थे, ये राकेश चौहान जी है जिन्होंने अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट और बेबाक तरीके से रखी। इन्होंने बताया कि किस तरह से राजनीतिक साजिश षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी जी को फंसाया गया है और कैसे उन पर दबाव बनाया जा रहा है, कैसे हमारी देश की भोली भाली जनता को गुमराह किया जा रहा है। कैमरामैन धीरज के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट।